Golden Silver Screen presenting The Guide। कहानी की शुरुआत में जेल के एग्जिट गेट को दिखाया जाता है, जहां जेलर राजू को रिहाई की बधाई देते हैं। जेल से छूटते ही राजू शहर की ओर देखता है और अपनी पूरी जिंदगी को याद करते हुए मन में मंथन करता है। अगले दृश्य में दिखाया जाता है कि राजू अपने जेल के पहले की लाइफ को याद करता है, जहां वह उसकी माँ के साथ है। माँ उसे उसकी दुकान को संभालने के लिए कहती है, जो कि उसके पिता ने बड़ी मेहनत से बनाया है। राजू एक बच्चे के भरोसे उस दुकान को छोड़ देता है। यहाँ यह भी पता चलता है कि राजू टूरिस्ट गाइड भी है, जो वह हमेशा से बनना चाहता था। वह उसकी माँ से भी कहता है कि हर किसी के जुबान पर राजू गाइड का ही नाम है। लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक, पेरिस से लेकर बैंकॉक तक, सब उसी का नाम पुकारते हैं। यहाँ राजू अपने दोस्त कपूर के साथ स्टेशन की ओर जाता है, जहाँ टूरिस्ट गाइडों की तलाश करते हैं। यहाँ दिखाया जाता है कि स्टेशन में राजू अपनी दुकान में होता है और वह उस बच्चे से दुकान का हिसाब पूछता है, जो कि उसका नौकर है। यहाँ दिखाया जाता है कि राजू एक गाइड के तौर पर ऐतिहासिक चीज़ों की बहुत अच्छी जानकारी भी रखता है और अंग्रेजी साहित्य से अन्य कई भाषाओं का भी ज्ञान होता है। साथ ही वह अपनी वाक्पटुता से सबका मन मोह लेने में सक्षम होता है। अगले दृश्य में राजू को वर्तमान समय में दिखाया जाता है, जो कि जेल से छूटकर शहर की ओर जाने लगता है। लेकिन उसके अंतर मन में कई सवाल खड़े होते हैं कि उस शहर में बसे उसके अपने लोग उसे पहले जैसा स्वीकार करेंगे या नहीं। कहीं उसे चोर या बदमाश कहकर उसका मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। यह सोचते हुए वह फैसला करता है कि अब वह इस शहर में नहीं जाएगा और कहीं दूसरी जगह बसकर अपने जीवन की नई शुरुआत करेगा। राजू भटकते भटकते एक मंदिर में शरण लेता है, जहां उसे एक साधु भोजन देता है और जाते वक्त दूसरा साधु उसे अपना साधु वस्त्र दान करता है, क्योंकि राजू की हालत काफ़ी खराब होती है। सभी साधुओं के चले जाने के बाद उसे देखकर गांव का एक आदमी राजू को साधु महात्मा समझने लगता है और वह अपनी दुख भरी कहानी राजू को सुनाता है। राजू उसकी समस्या के समाधान के लिए महात्मा की एक्टिंग करता है, लेकिन सच में उस व्यक्ति का समाधान हो जाता है। वह सारे गांव को यह खबर फैला देता है कि एक महात्मा हमारे गांव में आए हैं और सारा गांव उसे महात्मा मान लेता है। ये बात गांव के दो पुजारियों को पता चलती है, तो वे गांव वालों के सामने राजू की पोल खोलने के लिए उससे उसका परिचय पूछते हैं। राजू सबके सामने कहता है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। फिर साधु उससे संस्कृत श्लोक कहकर उससे उसका अर्थ पूछते हैं। चूँकि राजू को संस्कृत नहीं आती, वह अर्थ नहीं बता पाता। बदले में राजू इंग्लिश में एक वाक्य कहकर उनसे उसका अर्थ पूछता है, जिसे साधु नहीं समझ पाते और उसका अर्थ नहीं बता पाते। इस बात से गांव वाले प्रभावित हो जाते हैं और दोनों साधु हक्के बक्के रह जाते हैं और गांव वालों के सामने राजू की इज्जत और बढ़ जाती है। यहाँ दिखाया जाता है कि आज राजू के जेल से रिहा होने का दिन रहता है। उसे लेने के लिए राजू की माँ और एक लड़की जिसका नाम रोजी होता है आती हैं, लेकिन उन्हें यहाँ यह पता चलता है कि राजू के जेल में अच्छे आचरण के कारण उसे 6 माह पहले ही रिहा कर दिया गया है। रोजी राजू की माँ से आग्रह करके उसके साथ चलने के लिए कहती है। दोनों के बीच आर्गुमेंट्स होते हैं। राजू की माँ उसे इस सब का जिम्मेदार बताती है। लड़की अपनी स्टोरी फ्लैशबैक में सुनाती है। वह बताती है कि उसकी माँ एक देवदासी थी और वह अपनी बेटी को ऐसा जीवन नहीं देना चाहती थी जो वह जी रही है। वह यह भी बताती है कि वह अच्छी नृत्यांगना बनकर दुनिया में नाम कमाना चाहती है। उसकी माँ उसे समझाती है कि पहले इस माहौल से निकलकर किसी इज्जतदार का हाथ थाम ले, फिर जो कुछ भी करेगी कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकेगा। मजबूरी में रोजी को मार्को से शादी करनी पड़ती है, जिसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। मार्को को भी रोजी का नृत्य करना बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता है, जिससे रोजी को काफ़ी दुख होता है और कहीं ना कहीं उसके अरमानों को भी ठेस पहुंचती है, क्योंकि उसने मार्को से शादी इसलिए भी की होती है ताकि वह अपना सपना पूरा कर सके। इस भाग में मार्को और रोजी की मुलाकात राजू गाइड से होती है। राजू उन्हें होटल ले जाता है। मार्को उसे यहाँ आने का मकसद बताता है कि वह पुरानी गुफाओं की खोज करना चाहता है। मार्को रोजी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। गुस्से में आकर वह राजू के साथ शहर घूमने चले जाती है। फिर वे दोनों सपेरों की बस्ती में जाते हैं, जहां रोजी बहुत अच्छा नाग नृत्य करती है। सभी उसके नृत्य को देखकर अचंभित रह जाते हैं। वह राजू से मार्को को यह बात ना बताने को कहती है। राजू ऐसा ही करता है।
दूसरे दिन मार्को राजू के साथ पुरानी गुफाओं की खोज में निकल जाता है। वहाँ मार्को अपनी खोज में पूरी तरह खो जाता है और रोजी का ख्याल भी मन में नहीं आता उसके। इधर रोजी ने जहर खा लिया होता है क्योंकि मार्को उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। राजू उसका इलाज करवाता है और राजू को ही उसका ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ मार्को की खोज सफल हो जाती है। वह पुरानी गुफाओं का पता लगा लेता है और वहाँ की वस्तुओं पर रिसर्च करने लगता है। यहाँ राजू को मार्को और रोजी की निजी जिंदगी की असलियत का पता चलता है। राजू मार्को को जहर खाने वाली बात भी बताता है। मार्को रोजी को देखने के लिए आता है। उससे अच्छा भला देख वह रोजी पर बहुत नाराज होता है और दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। उसी समय गुस्से में आकर रोजी फिर आत्महत्या करने की कोशिश करती है। राजू फिर उसे बचाता है। होटल पहुंचकर रोजी को मार्को का खत मिलता है। वह 1000 रुपये देकर रोजी को घर जाने के लिए कहता है क्योंकि उसे रिसर्च वर्क करना है और उसके पास अभी समय नहीं है। वह इस समय का पूरा फायदा उठाती है और राजू के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। राजू उसे नृत्य के लिए प्रोत्साहित करता है। रोजी उसे बताती है कि मार्को नृत्य करने वाली औरतों को बाजारू समझता है। राजू रोजी को समझाता है कि आजकल ये सब बातें बेबुनियाद हैं। औरत घर की दासी नहीं है और कोई छोटा इसलिए नहीं है कि वह छोटी जाति में जन्मा है। हुनर, लगन और शौक से हम नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। रोजी राजू की बातों से प्रभावित होकर मार्को से डांस के लिए पुनः इजाज़त मांगने का फैसला करती है। लेकिन जैसे ही वह मार्को के पास जाती है, मार्को को वह किसी दूसरी लड़की के साथ देख लेती है। इससे रोजी बहुत आहत होती है और तीसरी बार आत्महत्या करने का प्रयास करती है। राजू उसे फिर से समझाता है कि एक बेवफा आदमी के लिए अपनी ज़िंदगी खत्म करना बेवकूफ़ी है। उसे मजबूरी की बेड़ियों को तोड़कर वह करना चाहिए जिससे उसे आंतरिक संतुष्टि मिलती है। राजू की बातों से प्रभावित होकर वह मार्को से बेखौफ अपनी बात रखती है और उसे हवस का पुजारी बताकर वह राजू की शरणागत हो जाती है। वह राजू से कहती है, तुमने चिंगारी क्या दिखाई, मैंने आंसियाँ फूंक डाला, अब मेरा कोई नहीं है राजू, इस दुनिया में कोई नहीं। राजू रोजी को अपने दिल की बात बताता है और उसके सपने पूरे करने में उसके साथ रहेगा ऐसा वादा करता है। रोजी के दिल में भी किसी कोने पर राजू के प्रति प्रेम दीप जला है ऐसा प्रतीत होता है और दोनों इस बात को अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लेते हैं। राजू उसकी माँ को रोजी की आप बीती सुनाता है। माँ उसे कहती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। राजू रोजी के लिए सारे शहर, सारे रिश्तेदार और उसका दोस्त कपूर सभी से लड़ता है और उसकी माँ भी उसे छोड़कर उसके मामा के घर चले जाती है। यहाँ राजू की दुकान भी उससे छीन ली जाती है। राजू रोजी के लिए पूरी जान लगा देता है। वह उसे बहुत नृत्य अभ्यास करवाता है और उसे एक नया नाम देता है, नलिनी। वह उसके नृत्य के प्रचार प्रसार हेतु अनेक प्रयास भी करता है। इसी बीच राजू की बुद्धिमानी से रोजी को एक विद्यालय के वार्षिक जलसे में नृत्य करने का अवसर मिल जाता है। यहाँ से नलिनी को नए नए ऑफर आने शुरू हो जाते हैं और उसकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैल जाती है। राजू ने रोजी का सपना पूरा कर दिखाया। वह रोजी के सामने अपनी शादी का प्रस्ताव रखता है। रोजी कहती है, किसी ने मुझे अपने काबिल समझा, जी करता है तुम्हारे लिए मर मिटूं, और वह राजू से लिपट जाती है। देखते देखते दोनों का प्रेम मजबूत होने लगता है। साथ ही नलिनी नई ऊंचाइयों को छूते चले जाती है। धन, मान, बंगला सब कुछ पास होता है, लेकिन कभी कभी उसे बहुत थकान भी महसूस होती है, जिसका वह अक्सर राजू से जिक्र भी करती है। यहाँ दिखाया जाता है कि एक दिन मार्को नलिनी से मिलने आता है। राजू उसे देख लेता है और उसे रास्ते में ही रोक लेता है और उसे नलिनी से नहीं मिलने देता। उसे डर होता है कि कहीं मार्को से मिलकर रोजी उसे छोड़कर ना चली जाए और वह अकेला रह जाए। कुछ दिनों बाद राजू शराब और जुआ खेलने लगता है और नलिनी का व्यवहार भी काफी चिड़चिड़ा हो जाता है। दोनों के मध्य आर्गुमेंट्स होने लगते हैं। साथ ही वह कई बार उससे चेक में साइन भी करवाते रहता है, जिसे नलिनी कभी इनकार नहीं करती। एक दिन एक पार्सल मैसेज रोजी मार्को के नाम से राजू के पास आता है। यह मार्को ने भेजा रहता है। उसमें राजू को मार्को थैंक्स कहता है गुफाओं तक ले जाने के लिए। यह पार्सल वह रोजी तक नहीं पहुंचने देता, क्योंकि उसे डर है
कि कहीं मार्को के प्रति रोजी के मन में कोई फीलिंग न जाग जाए। दिल्ली की हेड ब्रांच से बैंक का एक कर्मचारी राजू के पास आता है और वह उससे कहता है मार्को और रोजी का जॉइंट खाता है जिसमें 25 से 30 हजार के जेवर हैं। मार्को इसे रोजी को देना चाहता है। इसके लिए रोजी के साइन की आवश्यकता होगी ताकि रोजी को वह जेवर मिल सके, लेकिन राजू उसे रोजी से मिलने नहीं देता। उसे लगता है कि यदि रोजी को यह बात पता चलेगी तो मार्को के लिए कहीं फिर से सहानुभूति ना जाग जाए और उसे छोड़कर वह मार्को के पास न चले जाए। इसलिए राजू बड़ी चालाकी से रोजी के जाली हस्ताक्षर कर देता है। यह सब मार्को की सोची समझी चाल होती है ताकि वह राजू को फंसा सके और मार्को उसमें कामयाब भी हो जाता है। पुलिस राजू को जाली हस्ताक्षर करने के लिए गिरफ्तार कर लेती है और उसे 2 सालों की सजा हो जाती है। इस बात से रोजी को बहुत हैरानी होती है कि राजू ने इतनी सी छोटी सी रकम के लिए ऐसा क्यों किया। वह चाहता तो मुझसे सीधे मांग सकता था। यहाँ रोजी को भी गलतफहमी हो जाती है। उसे लगता है कि राजू ने रुपयों के लालच के लिए ऐसा नीच काम किया है। राजू को रोजी से मिलने पर इस बात पर बहुत दुख होता है कि वह भी उसे गलत समझती है और वह भी हंसते हंसते सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाता है। हमें यहाँ यह भी पता चलता है कि चाहे तो रोजी राजू को बचा सकती थी झूठी गवाही देकर, लेकिन उस परिस्थिति में वह ऐसा नहीं कर सकी और वह इसके लिए काफी पश्चाताप भी करती है। यह सारी आपबीती रोजी राजू की माँ को बताती है। यहाँ से राजू की वर्तमान स्थिति को बताया जाता है। राजू के एजुकेटेड होने के कारण गांव में स्कूल, अस्पताल, डाकखाना आदि सभी की मंजूरी सरकार से मिल जाती है। वह गांव का नक्शा ही बदल कर रख देता है। एक दिन राजू गांव के बच्चों के आग्रह पर गांव वालों को एक कहानी सुनाता है जो कि उसकी माँ उसे अक्सर सुनाया करती थी। कहानी के अनुसार एक गांव में अकाल पड़ने पर साधु महात्मा ने 12 दिनों का उपवास रखा था और फिर बारिश शुरू हो गई थी। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद उसी गांव में अकाल पड़ जाता है। चारों ओर तबाही तबाही दिखाई देती है। जानवर मर रहे होते हैं, लोग प्यास से जूझ रहे होते हैं, लोग आपस में लड़ मर रहे होते हैं। यह सब बात राजू को पता चलती है एक गांव के आदमी द्वारा। वह गांव वालों को शांत कराने के लिए कहता है यदि आपस में लड़ना बंद ना हुआ तो मैं खाना पीना छोड़ दूंगा। एक तो ऊपर से अकाल पड़ा है और ये लोग आपस में लड़ मर रहे हैं। लेकिन जिसको राजू यह सब बात गांव वालों को बताने के लिए भेजता है वह मूर्ख आदमी गांव वालों से यह कहता है कि राजू महात्मा ने मुझसे कहा है कि एक तो पानी नहीं बरस रहा, खाना पीना छोड़ दूंगा, अपनी जान दे दूंगा। गांव के लोगों को लगता है कि राजू महात्मा वर्षा कराने के लिए उपवास कर रहे हैं, जैसा कि राजू ने कुछ दिन पहले उनको एक कहानी सुनाई थी, उसमें कहा था। लेकिन राजू की उपवास रहने की कोई मंशा नहीं होती है। गांव के एक व्यक्ति जिसका नाम भोला है से कहता है कि वह कोई महात्मा नहीं है, वह एक गाइड है और एक लड़की के चक्कर में जेल भी भुगत के आया है। लेकिन भोला उसे वाल्मीकि और गोस्वामी तुलसीदास जी का उदाहरण देकर राजू को महात्मा की ही संज्ञा देता है और सारे गांव वाले उसके पैरों में गिर जाते हैं। उसके कुछ समय बाद वह भागने की कोशिश भी करता है, किंतु गांव के 2 पुजारी उसे भागते हुए देख लेते हैं। उन्होंने गांव वालों से इसकी शिकायत भी की थी, लेकिन राजू फिर से मंदिर में आ गया था और लोगों ने दोनों पुजारियों को डरा धमका कर वहां से भगा दिया था। यहाँ राजू भूख से तड़पने लगता है और पूजे का प्रसाद खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी अंतरात्मा से आवाज आती है कि उसे गांव वालों के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहिए। और यहाँ से हम देखते हैं राजू की आध्यात्मिक जागृति होने लगती है। उसका पूर्णतः आंतरिक परिवर्तन हो चुका रहता है और वह पूरी श्रद्धा से वर्षा के लिए उपवास करने लगता है। राजू के उपवास के बाद सभी जगह फैल जाती है। दूर दूर से लोग राजू महात्मा के दर्शन करने के लिए आने लगते हैं। उसकी माँ भी वहाँ पहुँचती है। वह राजू को पहचान लेती है और उसे सीने से लगा लेती है। रोजी भी वहाँ पहुँच जाती है।
दूर दूर से पत्रकार भी राजू महात्मा का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच जाते हैं। वे हैरान हो जाते हैं जब राजू इंग्लिश में उनसे बात करता है। वह अपनी अंतरात्मा से कई बार बातें करता है कि यदि बारिश नहीं हुई तो क्या होगा, लोग मुझे पाखंडी समझेंगे, ढोंगी समझेंगे, मुझ पर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। फिर अगले ही पल स्वयं ही उसका समाधान निकालते हुए कहता है कि सवाल अब ये नहीं है कि मेरे उपवास रखने से वर्षा होगी या नहीं, अब सवाल ईश्वर के अस्तित्व पर आ गया है। यदि ईश्वर का अस्तित्व है तो वह हमारी पुकार जरूर सुनेगा और वर्षा जरूर होगी और मुझे केवल अपना कर्म करते जाना है। यहाँ कपूर राजू का मित्र भी उससे मिलने आता है, लेकिन दूसरे धर्म का होने के कारण गांव वाले उसे रोक लेते हैं। राजू कहता है कि उसे अंदर आने दो और वह गांव वालों को कहता है मेरा धर्म क्या है। वह बताता है मेरा धर्म प्रेम और दोस्ती के ईमान में है और वह कपूर के गले लग जाता है। यहाँ कपूर भी गांव वालों के लिए नमाज अदा करके ईश्वर से प्रार्थना करता है और यह इस फिल्म का सबसे आइकॉनिक दृश्य होता है जो मानवता को धर्म आदि से श्रेष्ठ इंगित करता है। राजू की आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे प्रबल होने लगती है और उसे हॉल्यूसिनेशन भी होने लगते हैं और वह राजू गाइड को और अपनी आत्मा को अलग अलग देखने लगता है। और कुछ समय बाद राजू को ईश्वर की आवाज़ सुनाई देती है। एक ज्योतिपुंज से ईश्वर की आवाज़ आती है। ईश्वर उससे कहते हैं मेरे बच्चे, दुख से घबरा मत, मैं तेरे अंदर और बाहर सभी जगह हूँ। और दुख तो वह अमृत है जिससे पाप धुलते हैं। राजू अपनी आत्मा को उस राजू गाइड से अलग देखता है। वह देखता है कि राजू गाइड धीरे धीरे अंत की ओर जा रहा है, वह तड़प रहा है और दूसरी ओर उसकी आत्मा परम सत्य की ओर लीन होते जा रही है और वह राजू गाइड को अहंकारी की संज्ञा देता है और अपनी आत्मा को अनश्वर और परम सत्य बताता है। ईश्वर में लीन राजू महात्मा के उपदेश जैसे ही समाप्त होने वाले होते हैं, बादल गरजने लगते हैं और वर्षा होने लगती है। चारों ओर खुशी का माहौल छा जाता है। जहाँ एक ओर सभी झूम रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर राजू महात्मा ब्रह्मलीन हो जाता है और रोजी, उसकी माँ और सभी गाँव वाले फिर से दुखी हो जाते हैं और विलाप करने लगते हैं। राजू ने असंभव से दिखने वाले कार्य को संभव कर दिखाया था। इस प्रकार यह कहानी साहित्य के पन्नों में दर्ज हो जाती है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, चाहे दुनिया में दुख चारों ओर फैला हुआ है, किंतु यदि हम शांति चाहते हैं तो हमें अपने अंतर आत्मा में ही टटोलना चाहिए और स्वयं को पहचानना चाहिए। जिस प्रकार राजू ने स्वयं को पहचाना, हमें यहाँ यह भी सीखने को मिलता है कि सारे दुखों का कारण इंसान की कामना और असंतुष्टि ही है। यदि हम इस पर विजय पा लें तो हमारा दुखों से निवारण हो जाएगा और किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। यह फिल्म आर के नारायण की नॉवेल पर आधारित है। यह फिल्म 1965 में रिलीज की गई। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 8.4, डायरेक्टेड बाय विजय आनंद, प्रोड्यूस्ड बाय देवानंद। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं देवानंद एज राजू, वाहिद रहमान एज रोजी एंड नलिनी, लीला चिटनीस राजू's मदर, अनवर हुसैन, गफूर, गजानन जागीरदार एज भोला, किशोर साहू एज मार्को। हम आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। गोल्डन सिल्वर स्क्रीन, राजू द गाइड, द एंड।